धर्मवीर खिलाड़ी है बड़ा राजनीति का। धर्मवीर और मैडम किरण चौधरी दोनों की पिछले 2-3 चुनाव से ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई पड़ती है कि एक दूसरे की वो मदद करते हैं। तीसरे खिलाड़ी को भी मैदान में नहीं आने देना चाहते। पहली बार तीसरा खिलाड़ी मैदान में आया है। अब एक काम और होगा चुनाव में, चुनाव के हार जीत के परिणाम क्या होंगे ये तो अपन पता लग जाएगा। अगर किरण चौधरी ने मदद करी चौधरी धर्मवीर सिंह की तो भले ही चौधरी धर्मवीर सिंह जीतो या हारो, अगर तोशाम से राव दान सिंह चुनाव हारते हैं तो आप ये बात तय मानो कि 2024 का विधानसभा चुनाव किरण चौधरी पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा में जो कांग्रेस ने इतनी अच्छी सीटें दे दी। मतलब टिकट चयन के लिए 100 में से 100 नंबर आज उनके पास। अच्छा, हाँ, पहली बार उन्होंने देरी की और देरी का फायदा ये हुआ कि वो कैंडिडेट अच्छे उतार पाए। ना अब इसका तोड़ खट्टर के पास है, ना इसका तोड़ नायब सैनी जी के पास है। तो कैंडिडेट कांग्रेस के अच्छे हैं, इसलिए कांग्रेस आज से 2 महीने पहले सोच सकते थे आप एक और नुका देख रोहतक जीतेगी एक सिर्फ। आज माहौल देखो ना। तो क्या कारण है इसका पीछे क्या कारण मानते, क्यों बीजेपी इतनी कमजोर हुई? वो एक वहां भरा हुआ था, गुब्बारा था, क्यों फूटा, कैसे फूटा? खट्टर के हटाने के चलते फूटा है क्या? और खट्टर जैसे खुराट नेता के सामने दिव्यांशु बुद्धिराज जैसे युवा नेता भले ही चुनाव हारे जीते कुछ हो, हरियाणा की राजनीति को एक नया नेता मिला है। बिल्कुल, और वो ध्यान खींचेगा। ऐसे बहुत बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिल्ली में एक चप्पल पहनने वाले आदमी ने बुरा हाल कर दिया था उनका। अगर वो नहीं संभाला गया तो सिरसा की अगली सांसद शैलजा जी हो सकती है। मतलब उससे मतलब कितने प्यारे हैं ना, मतलब सबसे अच्छा एरिया है वो। उससे इतने प्यार से ये पूछ रहे हैं जिंदल साहब से कि जिंदल साहब आप, मोदी जी ने आपको कोयला चोर कहा जी, आप कुछ नहीं बोले। मोदी जी ने आपको ये कहा, आप कुछ नहीं बोले। और वो कहे हैं जी हैं पेट के बात करेंगे। तो भाई चुनाव बहुत बुरी चीज है राइट। बिल्कुल, शर्म वाला आदमी ना आना नहीं चाहिए। मजाक में कह रहे हैं, पता नहीं आपको भी पता है कि नहीं, दर्शकों को भी शायद नहीं पता होगी। ब्रिज शर्मा हरियाणा के नहीं है। अच्छा, हाँ, हिमाचल के हैं। ओ उनके पिताजी आए थे NDRI में, तो उनको तो कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए भी हरियाणा का नहीं मिला। कुलदीप बिश्नोई क्या खेल करेंगे? कुलदीप बिश्नोई को तो मिल गया, उनके बेटे को प्रभारी बना दिया, युवा मोर्चा का इतना बड़ा पद दिया है उनको, प्रधानमंत्री मोदी जी के बराबर पहुंचा दिया है उनको। तो इससे तो इतनी हैसियत बच रही है उनकी। अच्छा, आज के दिन हालात ये हैं कि वो अगर चौधरी रणजीत सिंह की मदद ना करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी रणजीत सिंह उतने वोट तो आदमपुर से फिर भी लेंगे। चुनावी बिसात पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मोहरे सज चुके हैं। हरियाणा का सियासत का मूड क्या रहने वाला है, आज हरियाणा की सभी 10 सीटों की हम जांच पड़ताल करेंगे। मेरे साथ हैं हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार भाई धर्मेंद्र कुमारी। पूरे हरियाणा की सभी सीटों के बारे में इनसे जानेंगे, इनकी समीक्षा राय क्या है और कहां कांग्रेस मजबूत है, कहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, कौन सी सीटें मुकाबले में फंसी हुई है। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बात करते हैं धर्मेंद्र भाई। राम राम। राम राम, नमस्कार सबको। आपका सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यही बता दूं, धर्मेंद्र भाई का भी चैनल है गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसपे सिर्फ विशुद्ध राजनीति की ही बातें होती हैं। आप उस चैनल पर भी जाकर धर्मेंद्र भाई को सहयोग समर्थन दे सकते हैं। धर्मेंद्र भाई, अब कांग्रेस के सभी कैंडिडेट आ गए हैं, तो क्या लग रहा है हरियाणा का मिजाज सभी 10 सीटों का? एक एक से आप शुरू करते हैं। देखो, वापस सीट पे तो चर्चा कर लेंगे करमपाल भाई, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज समझने की जरूरत है हरियाणा में, वोटिंग पैटर्न को। हाँ, करीबन 5वां चुनाव तो एज ए जर्नलिस्ट मैं देख रहा हूँ ये, और 20-25 साल से ये पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। उससे पहले बैठकों में दादा और की जो स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट थी वो देखता था। तो ये चुनाव थोड़ा सा तो अलग चुनाव है। ठीक है, इस बार है ना वोकल बहुत है लोग। जो मोदी का है वो मोदी का है, और जो नहीं है वो किसी नहीं है। तो पहले एक बोलता था। हाँ, पहले पिछला चुनाव जैसे आप देखोगे 2019 का, लोग बोले नहीं, चुपचाप मोदी जी के पक्ष में वोट डाला। नहीं बोले, उसमें जो वोट हुआ ना वो सारा मतलब पाकिस्तान इस तरह वोट हुआ। हाँ, वो एयर स्ट्राइक का असर था। तो इस बार औरों का तो मुझे पता नहीं, हरियाणा का जो चुनावी परिणाम होगा वो कमाल का होगा और हम सब के लिए सीखने वाला परिणाम होगा। अच्छा, ये शुरू में जो बीजेपी वाले जो 10-0 कर रहे थे ना, इनकी 5-5 भी आ जाए तो ये
खट्टर के लिए भी उपलब्धि है और नायब सैनी के लिए भी उपलब्धि। मतलब 5 सीट आ जाए तो उपलब्धि मान रहे हो? मतलब ये कूदे जाने चाहिए औरतें। ठीक है, तो वही 5 सीटों का जिक्र करेंगे। कौन सी 5 सीटों की संभावना ज्यादा लग रही है उनके पक्ष में आपको? देखो, अगर आप गुड़गांव की सीट पे तो अभी कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ नहीं है कांग्रेस बिल्कुल, का। हाँ। लेकिन फिर भी मोटा मोटा एक अनुमान मैं बताता हूँ आपको, जो जैसी चर्चाएं आ रही हैं, जैसे लोगों का बिहेवियर को समझ पा रहे हैं। 3 सीट तो आज के दिन ऐसी हैं जिसपे बीजेपी आगे है भाई। ठीक है। बीजेपी जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। 3 ही सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी कांग्रेस के जीतने के चांसेस जी। हैं। 6 और 4 सीट ऐसी हैं जिन पे क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, यानी कि बहुत कड़े मुकाबलों में फंसी हुई सीटें उनको आप कह सकते हो। ठीक है। अब बीजेपी कौन कौन सी सीट जीत सकती है? बीजेपी जी एक तो करनाल की सीट जीत सकती है, ऐसा लगता है जी। हार जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज के दिन लग रहा है कि बीजेपी करनाल में जीत जाएगी। ठीक है। दूसरी सीट है जी उनकी गुड़गांव की। गुड़गांव में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का कोई अल्टरनेट, मुझे तो लग रहा है पहली सबसे सेफ सीट गुरुग्राम की ही है। देखो, लगने और होने में काफी फर्क है। राविंदर जीत का कोई विकल्प नहीं है वहां भी। अब ऐसा कृष्णपाल के बारे में भी कहा जा रहा था फरीदाबाद से। आजकल राजनीति वो है नहीं जो जैसी हम समझ रहे हैं। ऐसा लगता है ना, कहाँ विकल्प नहीं है, विकल्प जनता बन रही है वहां पे। हिसार में विकल्प था कोई? आप कहीं भी विकल्प नहीं था। धर्मवीर का विकल्प था कोई भिवानी में? अब विकल्प जनता दे रही है कि विकल्प हम बन रहे हैं मोदी जी के इन कैंडिडेट के खिलाफ, जो मोदी जी का नाम लेके वोट तो हासिल करते हैं लेकिन काम नहीं करते जी। तो ये एक्चुअली में अति आत्मविश्वास में आदमी गलतियां करता है। भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट के चयन में भारी भूल की है, अति आत्मविश्वास में थी, वो समझ नहीं पाए, कार्यकर्ताओं की जरूरतों को नहीं समझ पाए, लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाए। मेरी एक कुलदीप बिश्नोई के बड़े नजदीकी एक साथी से बात हुई, उसने ये भी कहा कि अभी तक भी आज ही आरएसएस के संगठन के कुछ लोगों की मीटिंग हुई है, उसमें 1-2 सीटों पर बदलने पर अब भी मंथन है। मुझे नहीं लगता आज तक ये ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रत्याशी नहीं बदलेंगे। अच्छा, प्रत्याशी तो यही रहेंगे, क्योंकि इनको एक बैम है कि मोदी जी आएंगे और पूरा माहौल बदल देंगे। अच्छा, इनको बैम है ये। वो लड़ाई नहीं हो जाती, 2 बालक 2 थपेड़े मार दे, उन्होंने मेरे पापा ने बुला के लाऊं, वो मोदी इनका पापा। ठीक है, सुनो वो, लेकिन वो मैं एक चर्चा बता देता हूँ जो कांग्रेस के जो साथी ने कही बीजेपी के और जो कुलदीप के बड़े नजदीकी हैं, उनका फोन आया, भाई साहब एक बड़ी खबर है, मैं बताओ। बोला जी हिसार से रणजीत जी की जगह कुलदीप बिश्नोई को और तंवर के लिए ढूंढ रहे हैं, अरविंद शर्मा को सोनीपत शिफ्ट करेंगे और रोहतक में लेके आएंगे बाबा बालकनाथ को। बोला जी ये है ना बिल्कुल बीजेपी के अंदर की खबर बता रहा हूँ, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, इस पे मोहर लगती है नहीं लगती, इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता। भाई ऐसी बात तो वो ही कह सकता है जो मोदी की सोड में सुनता हो। बिल्कुल। एक्चुअली मैं इन बीजेपी वालों की हैसियत नहीं है कोई भी जी। ये तो खट्टर के घर भी नहीं घुस सकते और बात करेंगे मोदी की, इनको नहीं पता कुछ जी। मैंने जितनी बिरांद माटी बीजेपी के वर्करों की देखी है, नेताओं की देखी है, ऐसे आज तक जिंदगी में किसी की नहीं देखी। लेकिन ये बताओ उसके बावजूद भी वो बीजेपी कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? शर्म नहीं है भाई। हाँ। जिसने अपने लत्ते तार के फेंक दिए हो उसको शर्म खत्म हो जाती है। नहीं क्या कांग्रेसियों की पहले खत्म हो चुकी थी, बीजेपी आना की खत्म होली नहीं। सुनो, इसमें एक हरियाणा की हम जो सियासत को समझे, उसका जातीय गणित भी तो एक बड़ा कारण है, उसके चलते ही तो लोग वहां जा रहे होंगे। यो है जातीय गणित, यो मोबाइल है। अच्छा, हाँ, इसमें सारी चीज है, वो के करके देखने लग रहे हैं, वही जाति है, वही धर्म है, वही है। लेकिन इसमें 2 ही धर्म बच गए हैं, एक है मोदी धर्म, एक है मोदी के नाम पे झूठ का धर्म। जो झूठ का धर्म को समझ गया वो उसके ऊपर चल रहा है, जो मोदी जी का धर्म को समझ रहा है उस पर चल रहा है। जाति खत्म हो चुकी है चुनाव में। चलो ठीक है, बात करें। हरियाणा में 2 ही जातियां हैं डोमिनेट जो करती हैं, जाट और ब्राह्मण। ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी है अपने। ब्राह्मण आज भी बीजेपी के साथ है और जाट आज कांग्रेस के साथ है। बाकी लोग नु देखें हवा किसके साथ है उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो 10-15% जो जाट है वो बीजेपी में आ चुका है और ब्राह्मण है वो अपने हिसाब से जहाँ उसके कैंडिडेट होंगे, जैसे सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी आ गया, वो सारे ब्राह्मण मैक्सिमम उसके पास जा सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा में जो कांग्रेस ने इतनी अच्छी सीटें दे दी। मतलब टिकट चयन के लिए 100 में से 100 नंबर हैं उनके पास। अच्छा, हाँ, पहली बार उन्होंने देरी की और देरी का फायदा ये हुआ कि वो कैंडिडेट अच्छे उतार पाए।
ना अब इसका तोड़ खट्टर के पास है, ना इसका तोड़ नायब सैनी जी के पास है। तो कैंडिडेट कांग्रेस के अच्छे हैं, इसलिए कांग्रेस आज से 2 महीने पहले सोच सकते थे आप एक और नुका देख रोहतक जीतेगी एक सिर्फ। आज माहौल देखो ना क्या है। तो क्या कारण है इसका पीछे का क्या कारण मानते, क्यों बीजेपी इतनी कमजोर हुई? वो एक वहां भरा हुआ था, गुब्बारा था, क्यों फूटा, कैसे फूटा? खट्टर के हटाने के चलते फूटा है, क्या और कारण? रामलीला में रावण नहीं तलवार लेके घूमता है, वो तलवार होती तो बेचारी कागज की है, यूं ही है, और वो गलती से घोप दे तो वो हकीकत सामने आ जाती है। वो इन एक्चुअली में जो अभी जो चला है ना लंबा दौर विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूकने का, किसी के अब तो चुटकुले बनते हैं यार, तरगना ईडी आ जाएगी। मजाक नहीं है कोई। मतलब यार लोग मुझे भी कह देते हैं इतना बोलता है तेरे तरगना ईडी आ जाएगी। भाई हमारे घर ईडी आओ सीडी आओ, क्या करना है हमको, कोई मतलब ही नहीं है इन बातों से। आम आदमी का के पुंजट पाड़ेंगे ये। तो जिन ये भीतर ठोक सके थे वो तो जेल में ठोक दिए, अब बच रहे हैं अपने वर्ग के सारे। तो वो कहेंगे खरी बात इनको, और खरी बात में ये टिकते नहीं कहीं भी। बिल्कुल, ये तो वो है ना भाई साहब वाले लोग, भाई साहब वाले लोग हरियाणा में है तो नहीं। अब तो हरियाणा के लोग तो सीधे स्पाट लोग हैं यार। बिल्कुल, वो किसी कम्युनिटी का आदमी हो, हरियाणा का आदमी घुमा फिरा के बातों को नहीं कहता, 2 अरफी बात कहता है, और 2 अरफी बात वो इनके टूक सब कराने लग रहे हैं। चलो बिल्कुल मुद्दे पर आते हैं। गुरुग्राम की बात चल रही थी, गुरुग्राम से क्यों नहीं कैंडिडेट घोषित कर पाई कांग्रेस? सोच समझ करेंगे कौन कर दे अगले। अच्छा, एक नाम आया, किसी ने बताया, जैसे योगेंद्र यादव का नाम चर्चा में है, वो राहुल की जो भारत यात्रा उसमें शामिल रहे हैं, उसका थिंक टैंक है उसमें शामिल है। लेकिन मेरी एक साथी से बात हुई, नॉलेज जी, यदि योगेंद्र यादव आते हैं तो सबसे कमजोर कैंडिडेट पूरे हरियाणा में कांग्रेस के रहेंगे। भाई पता है कि नाम तो दरिया सिंह, पछा दो न पानी नहीं। आजकल हालत सबकी ये है, पॉलिटिकल जागरूक बहुत हो गए लोग, बता देंगे अमेरिका की ट्रम्प आओगा, नू आओगा, और जुलाना में बैठ के बता देगा। पता होता नहीं कि वहाँ 2 पार्टियां, रिपब्लिक डेमोक्रेट, किसका क्या समीकरण है, क्या राजनीति को समझने के लिए भाई राजनीति में डूबना पड़ता है। हर कोई पॉलिटिकल विश्लेषक है, हर कोई जानकार है, लेकिन सच्चाई है आज के दिन कहते हैं कि योगेंद्र यादव जैसा कमजोर कैंडिडेट नहीं। कल तेनू भी कह दे राहुल तो बड़ा पप्पू भी नहीं कोई, अगले ने परसेप्शन बदल दी ना। बिल्कुल, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ परसेप्शन। मोदी जिसको लोग महामानव मानते थे, आज मोदी जी की इमेज क्या रह गई है जनता में। तो राजनीति पूरा का पूरा खेल है परसेप्शन का। तो जिस योगेंद्र यादव को बहुत कमजोर कैंडिडेट जो भी साथी बता रहा है, वो योगेंद्र यादव को आपने बोलते सुना है? नहीं, वही तो कह रहे हैं कि उनके पास वो कागजी खिलाड़ी, उसके अलावा कुछ नहीं है। कागजी खिलाड़ी कब मैदानी जंग का घोड़ा बन जाता है चुनाव में पता ही नहीं चलता। अच्छा, हाँ, चींटी से हाथी को मरवा देते हैं लोग। तो ये जो 3 नाम हैं पैनल में, जैसे अभी चर्चाओं में है, कैप्टन यादव, योगेंद्र यादव और राज बब्बर, किसको मजबूत मान रहे हो? आपको क्या लगता है? सिंबल पे चुनाव लड़ा जाना है यार, लेकिन थोड़ा सा नेता ही अगर अच्छा बोलने वाला हो। देखो राव इंद्रजीत मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन राव इंद्रजीत जी का पूरे परिवार का चुनावी इतिहास निकाल के देख लो, लहर में ही जीत पाते हैं वो मैदान के घोड़े वो भी नहीं है। जब भी लहर होती है उसी पार्टी पे सवार होते हैं वो। राव इंद्रजीत जी ने क्या काम कराए हैं वहाँ पे, काम के आधार पे वो भी वोट नहीं मांग रहे, 10 साल से मंत्री हैं, काम के आधार पे वोट नहीं मांग रहे, मोदी के नाम पे मांग रहे हैं। बिल्कुल, तो जो चीज कृष्णपाल गुर्जर को फेस करनी पड़ रही है, वो चीज राव इंद्रजीत को भी फेस करनी पड़ेगी। और बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इन घरानों से निकलना चाहता है जी। चाहे वो देवीलाल का घराना हो, चाहे बंसीलाल जी का घराना हो, चाहे वो भजनलाल जी का घराना हो, इनसे निकलना चाहता है। अगर एक अच्छा वक्ता आता है कोई जो पब्लिक के सेंटीमेंट को पकड़ता हो, पब्लिक की बात करता हो, तो ऐसा नहीं है, राव साहब का चुनाव भी फंसाया जा सकता है। ठीक है। और फरीदाबाद की बात करें तो गुजर वर्सेस गुजर हो गया। फरीदाबाद गुजर वर्सेस गुजर नहीं है, फरीदाबाद बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। और कृष्णपाल गुर्जर जी ने 10 साल जमा जो राज के मजे लिए हैं और जनता के बीच में वो रहे नहीं, उसका परिणाम भोगने का समय उनका मुझे लगता है आ चुका है। अच्छा, हाँ, ये किस्मत का खेल देखो आप। महेंद्र प्रताप टिकट नहीं मांग रहा था, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मेरी उनसे 4-5 घंटे बहुत लंबी चर्चाएं हुई, हमने साथ खाना भी खाया, मैंने उनके पॉलिटिकल अनुभव भी पूछे, और वो बंदा चुनाव से तौबा कर चुका था यार।
लेकिन किसमें देखो ले आके मैदान में धर देते। तो जीत लड़ जीतेगा जीतेगा है? वो आज के दिन ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि वो जीत सकते हैं चुनाव वहाँ पे। वो तो बेटे के लिए कोशिश कर बेटे के लिए वो संन्यास ले चुके थे। लेकिन महेंद्र प्रताप जी के भाग्य के साथ साथ वहां पे कृष्णपाल गुर्जर जी की लोकप्रियता, जब आप चुनाव जीत के कभी जनता को संभालोगे ही नहीं भाई, तो आपका ये हाल होना तय है। बिल्कुल, कृष्णपाल गुर्जर जी इसका एग्जाम्पल है, बनेंगे अगर आ रहे तो। चलो भिवानी की बात करते हैं। रावदान सिंह को टिकट मिलने के बाद जो अहीर बहुल इलाके हैं उस हल्के महेंद्रगढ़ के 4, वहाँ एक मेरी बात हुई एक साथी से, बोला जी जो हमारे अहीरों में इतनी खुशी है, अपने आप मिठाई खिला रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, रंग गुलाल लगा रहे हैं, मतलब किसी राष्ट्रीय पार्टी ने पहली बार किसी अहीर को टिकट दी है भिवानी सीट पर। मतलब जी खुशी अपने आप है, अपने आप ही लोग सारे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। तो क्या लगता है अब उसका भिवानी में धर्मवीर? भिवानी एक ऐसी सीट थी जहाँ चौधरी धर्मवीर सिंह बिल्कुल विनिंग पोजीशन पे नजर आ रहे थे, लेकिन सिर्फ एक कैंडिडेट बदलते ही पूरे भिवानी महेंद्रगढ़ के समीकरण बदल गए। अहीर वोट खुश है, जाट पहली बार इन्हों कह रहे थे भाई किससे न दे दो, हाँ हम वोट दे दें, हम वोट दे दें। हमने पहली बार ऐसा इस चुनाव में हुआ कि जाट टिकट ही नहीं मांग रहे थे, वो कह रहे थे हिसार में चंद्रमोहन ने दे दो, भिवानी में रावदान सिंह ने दे दो, सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी ने दे दो। उनने हराने से मतलब बीजेपी को। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना के रावदान सिंह जी को पेश किया गया है, मुझे लगता है कि चुनाव बहुत फंसेगा। हाँ, कांटे का मुकाबला बनेगा। और यहाँ पे ये चीज बहुत महत्वपूर्ण, धर्मवीर खिलाड़ी है बड़ा राजनीति का। धर्मवीर और मैडम किरण चौधरी दोनों की पिछले 2-3 चुनाव से ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई पड़ती है कि एक दूसरे की वो मदद करते हैं। तीसरे खिलाड़ी को मैदान में नहीं आने देना चाहते। पहली बार तीसरा खिलाड़ी मैदान में आया है। अब एक काम और होगा चुनाव में, चुनाव के हार जीत के परिणाम क्या होंगे ये तो अपन पता लग जाएगा। अगर किरण चौधरी ने मदद करी चौधरी धर्मवीर सिंह की, तो भले ही चौधरी धर्मवीर सिंह जीतो या हारो, अगर तोसाम से रावदान सिंह चुनाव हारते हैं, तो आप ये बात तय मानो कि 2024 का विधानसभा चुनाव किरण चौधरी भी हारने वाली है। और यदि उचाना से जेपी चुनाव हारता है तो क्या अगला चुनाव फिर वीरेंद्र सिंह का बेटा ब्रजेंद्र जाएगा है? बहुत मुश्किल हो जाएगा जीतना। यानी कि जिस लोकसभा में जिस विधानसभा क्षेत्र में दिग्गज नेता बैठा है, हाँ, और आज के दिन जो लोगों के सेंटिमेंट है, हाँ, अगर वहां से वो कैंडिडेट हारता है तो आने वाला समय उस नेता के लिए बड़ा मुश्किल है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल टिकट के दावेदार थे, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, 2019 में हिसार लोकसभा क्षेत्र से ब्रजेंद्र सिंह नारनौल से आ रहे थे और कैप्टन अभिमन्यु चुनाव नहीं निकाल पाए। बिल्कुल, तो यही हाल मैडम किरण चौधरी का होगा, यही दूसरे नेताओं का होगा। अगर उनके आज सेंटिमेंट की कदर करनी चाहिए। नेता वो होता है जो स्थितियों को भाप के काम करे। अगर मैडम ने और धर्मवीर ने कोई खेल अंदर खाते किया तो सीट भले ही कांग्रेस के हाथ से चली जाएगी, मैडम के हाथ में भी नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद हिसार पे आते हैं। हिसार में ब्रजेंद्र सिंह पहला ऐसा नेता जो कि मोदी को छोड़कर आया, सिटिंग एमपी, और टिकट की आखिरी दिन तक मेरी प्रेमलता मैडम से बात हुई आज ही सवेरे, और पड़ताल टीवी पर वीडियो भी बोली, आखिरी दिन भी पैनल में नाम था, किसने कटवाया क्यों कटवाया पता नहीं। क्या रहेगा अब चुनाव? किसी ने नहीं कटवाया, नाम इसलिए कटा है उनका, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी। वो ये बात खुद भी समझते थे। पुराने नेता है, हरियाणा की राजनीति में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उस आदमी को उसको नहीं बुलाया जा सकता। बहुत बड़ा परिवार है राजनीति, लेकिन समय आने पे 2 कदम पीछे खींच लेने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। टिकट की लड़ाई थी टिकट मिलने तक, अब नहीं मिली तो अगले कह रहे हैं हम भी मदद करेंगे। ये सबसे समझदारी भरा फैसला है। 3 महीने बच रहे हैं, बड़ी मेहनत करनी चाहिए जी। अगर मेहनत करके वो जेपी को वहां से जितवा देते हैं, कांग्रेस का ग्राफ ऊपर होएगा, कांग्रेस का ग्राफ ऊपर होएगा तो वो भी जीत जाएंगे। क्या लगता है चुनाव अब रणजीत वर्सेज जेपी रहेगा? ये सुनैना और नैना ये किया इतना चुनाव रणजीत वर्सेज बीजेपी नहीं है, ये चुनाव खट्टर वर्सेज हुड्डा है। या 2 ही चेहरे हैं चुनावी मैदान में। या तो नायब सैनिक कहाँ है बेचारा, पूछता भी नहीं कोई उसको। वो तो गाल खाने के लिए तो भेज देते हैं, खट्टर साहब भव्य बिश्नोई के पास भेज दिया उनको। ये चुनाव हुड्डा वर्सेज खट्टर है। 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर का राज है, उसकी ये परीक्षा है। और हुड्डा की जो टिकट वितरण में जो दमखम उस आदमी का दिखा है, उसकी भी ये परीक्षा है। ठीक है, तो 3 लोग हैं जो देवीलाल परिवार के हैं,
और चौथा आदमी भी उसी परिवार से राजनीति की शुरुआत करने वाला है। क्या वहाँ का सियासी समीकरण, आप हिसार में रहे हो, लंबे समय तक पत्रकारिता की है। देखो आज के दिन हिसार का चुनाव बहुत फंसा हुआ चुनाव है यार। बहुत तरह तरह के वहाँ पे बातें उठ रही हैं, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह के सामने जयप्रकाश का उतरना अपने आप में एक अलग सा चुनाव बना दिया उन्होंने। देखो एक तो है रहा है बोला अथा तो गोबर फेंकना, मगर जयप्रकाश जी तो इसे मुंह तो भी गोबर फेंक देंगे है ना। वो क्या कह दें किसी को, कोई शब्दों की गरिमा तो रखते नहीं वो। तो वो चुनाव को इंटरेस्टिंग बहुत बना देंगे, बहुत जबरदस्त। और जिस तरीके से चुनाव वहाँ है आज के दिन, तो एज मैं देखता हूँ कि चौधरी रणजीत सिंह का ऊपर है। और कुलदीप बिश्नोई क्या खेल करेंगे? कुलदीप बिश्नोई को तो मिल गया उनके बेटे को प्रभारी बना दिया, युवा मोर्चा का इतना बड़ा पद दिया है उनको, प्रधानमंत्री मोदी जी के बराबर पहुंचा दिया है उनको। तो इससे तो इतनी हैसियत बच रही है उनकी। अच्छा, आज के दिन हालात ये हैं कि वो अगर चौधरी रणजीत सिंह की मदद ना करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी रणजीत सिंह उतने वोट तो आदमपुर से फिर भी लेंगे। अच्छा, हाँ, जिसको बीजेपी से वोट देना है वो बीजेपी को वोट देगा। उसमें कुलदीप बिश्नोई नाराज हो, घर बैठा रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन उसका आदमपुर जीतना मुश्किल हो जाएगा, वही बात मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अगर आदमपुर से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी नहीं जीतते हैं चुनाव, आप फिर लिख लो, अगर ये भव्य बिश्नोई अगले 24 में ना आ रहे तो वहाँ मुश्किल हो जाएगी इसको, है। और जेपी का छोर हार जाए कैमरा। अच्छा, हाँ, क्या बात है। और चलो ठीक है, मतलब फंसी हुई है हिसार सीट भी मुकाबले में है। सिरसा चलते हैं। कुमारी शैलजा कांग्रेस के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सामने सामने। कुमारी शैलजा तंवर, ऐसा लग रहा है मुझे तंवर साहब को थोड़ा सा, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज जो पढ़ पा रहा हूँ, थोड़ा सा उनको अपना चुनाव संभालना पड़ेगा। अभी लग रहा है खतरे में लग रहा है, खतरे में लग रहा है, क्योंकि शैलजा तो सिरसा से टिकट मांग नहीं रही थी। से 2 टिकटें ऐसी थी जो जन भावनाओं पे दी गई है। 3 सीटें कह सकते हो आप। सतपाल ब्रह्मचारी की लोगों ने नाम सुझाया, शक्ल भी नहीं देखी हो। हाँ। हिसार की चंद्रमोहन बिश्नोई की लोग नाम सुझा रहे थे। सिरसा कुमारी शैलजा लोग जन पक्ष, एक होता है सत्ता पक्ष, एक विपक्ष, एक जन पक्ष। तो जन पक्ष के नाम पे एक ही टिकट मिली है, वो सिरसा में मिली है। तो सिरसा में मैडम मजबूत हैं शैलजा जी, तंवर भी मजबूत है। चुनावी मुकाबला होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनका चुनाव थोड़ा डाउन जा रहा है। और इसको अगर वो नहीं संभाला गया तो सिरसा की अगली सांसद शैलजा जी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद सोनीपत पर आते हैं। सतपाल ब्रह्मचारी मैदान में आए हैं और बड़े ब्राह्मण नेता हैं। किसी ने शक्ल नहीं देखी, सर्वे में ये भी आया था कि शक्ल नहीं देख रखी हो, लेकिन वो सतपाल ब्रह्मचारी आना चाहिए है। हुड्डा ने तो शक्ल देख ही रखी थी। हाँ। जब ये पेड़ी नदी में डूब रहे थे हुड्डा साहब, तो सतपाल ब्रह्मचारी जी इनके साथ थे। बिल्कुल। उसके बाद ये बच्चे तो हेलीकॉप्टर से इन्होंने बहुत मतलब सर्वे कराए, ढूंढवाया, कई दिन लगे रहे। और इनके आश्रम में जाके हुड्डा साहब रुकते हैं, तो बहुत बड़ा एहसान उन्होंने उतारा है अपने सतपाल ब्रह्मचारी के रूप में, और किस्मत लिखवा के लग रहे हैं। किस्मत, बिल्कुल, है ना। तो मोहनलाल बड़ोली मात्र 2-2.5 हजार से राई से एक विधायक बने जीत के, उनके सामने अब किस तरह का मुश्किल है बड़ोली जी की राह, मुश्किल है। हाँ, अगर जाट वोट बैंक यूं का यूं शिफ्ट होता है हुड्डा जी के कहने पे कांग्रेस में, जैसा कि उम्मीद की जा रही है, और थोड़ा सा आपके जो जींद वाले 3 हल्के हैं, अगर ये अपने हल्के में अपने आदमी का थोड़ा सा पक्ष ले लेते हैं, तो सोनीपत सीट कांग्रेस विनिंग पोजीशन पे है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रमेश कौशिक ने हुड्डा को हरा दिया था, तो यहाँ अब सतपाल ब्रह्मचर्या की नहीं कहना तो बनता है, लेकिन वो मुकाबला यूं तो चौधरी देवीलाल को छत्रपाल ने भी हरा दिया था, लेकिन वो एक ही बार तो होती हैं ऐसी घटनाएं, बार बार थोड़ी होती। लंबी से प्रकाश सिंह बादल जीवन का अंतिम चुनाव हार गए, एक नौसिखिया से अरविंद शर्मा से, यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा हार गया। ये ऐसी एक्सेप्शनल घटनाएं होती हैं, कभी एक होगी, यानी कि आप बार बार नहीं होती। सतपाल को आप एज पर लेकर चल रहे हो? एज पे नहीं लेकर, मुझे लग रहा है सोनीपत की सीट कांग्रेस विनिंग पोजीशन पे है, जीत रही है। ओके। रोहतक, सोनीपत और सिरसा, 3 सीट कांग्रेस आज के दिन जीत रही है। चलो अब रोहतक पे आते हैं। रोहतक में किस तरह मुकाबला है? बड़ा विरोध हो रहा है यहाँ पर। अरविंद शर्मा गांव में जा रहे हैं, एक ही जाति के लोग तो नहीं इसका विरोध कर रहे हैं, या सभी ऐसा लोग कहते हैं। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये अरविंद शर्मा जी के निष्क्रियता का परिणाम है। अच्छा। ये आदमी यहाँ पे नहीं आया कभी चुनाव जीतने के बाद, और दिखता भी नहीं था लोगों को। दूसरा, इनके साथ भी प्रॉब्लम ये है कि मनीष ग्रोवर यहाँ एक बड़ा नाम है,
आप कहीं भी शहर में जाके पूछ लो, मनीष ग्रोवर का एक भी कार्यकर्ता इसकी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि इन नुत्ते काल रखे हैं, चुनाव में नुत्ते भोगे जाते हैं। तो अरविंद शर्मा जी के शायद जाने का टाइम आ गया है ये, और जो उनकी किस्मत है वो ही भाई, कोई अगला सोनी कलम से लिखवा के अलग बात है, नहीं तो इस बार उनका चुनाव हारना तय है। कुरुक्षेत्र में बात करते हैं, बड़ा युद्ध वहां पर चल रहा है। कुरुक्षेत्र में तो वो जाटों के काम का बढ़िया श्याम लोक कला के अपने सुशील गुप्ता जी हैं, और सामने से वो पल्लेदारी वाले नवीन जिंदल जी हैं, और नवीन जिंदल जी से मैं देखो कुरुक्षेत्र लोग कितने प्यारे हैं ना, मतलब सबसे अच्छा एरिया है वो। उससे इतने प्यार से ये पूछ रहे हैं जिंदल साहब से कि जिंदल साहब, आप मोदी जी ने आपको कोयला चोर कहा जी, आप कुछ नहीं बोले। मोदी जी ने आपको ये कहा, आप कुछ नहीं बोले, और वो कहे हैं जी हैं पेट के बात करेंगे। तो भाई चुनाव बहुत बुरी चीज है रही, बिल्कुल शर्म वाला आदमी ना आना नहीं चाहिए इस चुनावी मैदान में, यहाँ तो शर्म तारनी पड़े है। लेकिन उनका मजबूरी में आया है वो भी भाई, जब ये तो देख जिसकी को जो पीछे हो नंगड़ आदमी तो कोई डरेगा नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो पैसे जिसकी जेब में 2 पैसे उसको तो फिर कड़े दबना पड़ जाए भाई। तो जिंदल साहब दबे तो हैं ही, सबको पता है। तो क्या अभय चौटाला क्या गुल खिलाएंगे वहाँ पर? आज के दिन तो वो कुछ नहीं खिला रहे, कुछ नहीं है। हाँ, मैं तो इन लोग के साथ ही बुरा मान जाएंगे वो मुझे नहीं लगता आज के दिन कुछ क्रांति करने के उसमें। तो कौन सा एज में है दोनों लाला जी में? दोनों लाला जी में कौन सा एज में है इसका भी नहीं कहा जा सकता यार, वो तो राम जाने वाली सीट है सच बताऊं तो। अच्छा, वहाँ तो ये देखो कि 2 नंबर पे सुशील गुप्ता रहते हैं या फिर नवीन जिंदल रहते हैं, ये देखो। अच्छा, तो फंसी हुई फंसी हुई एक सीट बार, है। और ये समझ में नहीं आ रहा किसी को मैं भी, कुरुक्षेत्र अभी तक जाके भी नहीं आया हूँ। ठीक है, चलो। फोन तो जरूर मैंने 15-20 जगह जो मेरे अच्छे साथी हैं वहाँ कर लिए, लेकिन मैं जब निकलूंगा लोकसभा की यात्रा पे तो फिर एग्जैक्टली बता पाऊंगा। अम्बाला क्या क्या लगता है? मुख्यमंत्री का इलाका है। अम्बाला में भी वही हाल है जो रोहतक में है। बंतो कटारिया जी का कोई संपर्क नहीं है जनता से। अच्छा, हाँ, वो लड़ बढ़ के टिकट तो ले आई बेचारी, और उनके पति उनसे भी निष्क्रिय आदमी। रतनलाल कटारिया जी भगवान को प्यारे हो गए, स्वर्ग में है, लेकिन वो एक निष्क्रिय सांसद थे, कुछ नहीं था। वो इस बार होते तो जमानत जब्त वाले कैंडिडेट थे, तो वो बंतो जी आ गई हैं, लेकिन वरुण मुलाना उनको फाइट देगा, बहुत अच्छी फाइट रहेगी अम्बाला में। फाइट रहेगी यानी, लेकिन अभी किसी के पक्ष में हम नहीं कह सकते वहाँ पर। अगर आप एज लेने की बात करो तो बीजेपी एज में है वहाँ पर। एज में, ठीक है। और करनाल में मुख्यमंत्री के सामने वहाँ का एक युवा पंजाबी उतार दिया है, तो इसको क्या देख रहे हो, कैसे? देखो ऐसा है, अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछो तो कांग्रेस ने ये जो 8 टिकटें दी हैं, मुझे सबसे अच्छी टिकट करनाल की लगती है। ये सबको यही लग रही है। कारण है इसका पीछे, ये जितने लोगों को टिकटें मिली ये राजनीति में स्थापित लोग हैं, बिल्कुल मलाई खाए हुए लोग हैं, इनमें कई हजार करोड़ के मालिक हैं सारे। लेकिन वो एक लड़का ऐसा है जो छात्र राजनीति से चुनाव में और हर चुनाव जीत के आया है, बहुत अच्छा वक्ता है। हरियाणा में रोजगार के मुद्दों पे सबसे ज्यादा काम उसने किया है, और खट्टर जैसे खुर्राट नेता के सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा जैसे युवा नेता, भले ही चुनाव हारे जीते कुछ हो, हरियाणा की राजनीति को एक नया नेता मिला है, बिल्कुल, और वो ध्यान खींचेगा। ऐसे बहुत बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिल्ली में एक चप्पल पहनने वाले आदमी ने बुरा हाल कर दिया था उनका। एक आपने किस्सा बताया, छत्रपाल ने देवीलाल को हरा दिया था। छत्रपाल ने देवीलाल को हरा दिया था, लेकिन आज तो हारने वाली पोजीशन पे खट्टर साहब है नहीं। बिल्कुल, लोग तो ये भी कहते हैं हुड्डा साहब ने अपना दोस्ती का धर्म निभा दिया उनके साथ, ऐसा कहते हैं लोग। सच झूठ खट्टर जाने, हुड्डा साहब जाने, लेकिन दिव्यांशु बुद्धिराजा अच्छा नेता है। मैं अच्छी फाइट करेगा, अच्छी फाइट कर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। और वहाँ 2 चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव भी हो रहा है। उपचुनाव देखो, मुझे नहीं लगता करनाल के लोगों का जींद में तो केवरा राधेर, मतलब जींद में चुनाव हो, उचाणा में चुनाव हो, सीएम का मान लो चौधरी भूपेंद्र सिंह सीएम का चुनाव लड़ लो तो राधे सा काम है लोग। लेकिन करनाल के जैसे लोग हैं, उसके हिसाब से देखते हो सकता है चुनाव तो बड़ा मुकाबले में चला जाए, लेकिन जी बड़ा उलटफेर होने की संभावना नहीं है। नायब सैनिक जीत ही जाएंगे, जीत जाएंगे। लेकिन जो मनोज वधवा का नाम वहाँ कह रहे हैं, किसी का भी, अच्छा, वहाँ पे 2 लोग टक्कर दे सकते हैं उनको, मनोज वधवा और सुमिता सिंह दोनों, लेकिन जीतने की पोजीशन मुझे नहीं लगती, क्योंकि करनाल तो मेरा
महीने में एक चक्कर तो तय ही है, 2 भी लग जाते हैं, बहुत सारे दोस्त भी हैं, जाते रहते हैं। करनाल तो मेरा मतलब रोहतक जैसा ही शहर हो रहा है अब आजकल। वहाँ नहीं, वहाँ तो जय श्री राम है। ठीक है, चलो हमने सभी 10 हलकों पर बात कर ली है। किरण चौधरी ने कल मीटिंग ली थी और आखिरी में उन्होंने कहा कि जैसा साथ रावदान सिंह ने दिया था वैसा ही साथ हम देंगे। लोग तालियां बजा के खड़े हो गए। कुछ तो कहना ही था उनको। टिकट कटी तो और की कहोगी वह बेचारी। नहीं, द्विअर्थी बात लगा रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि करेंगी, मजबूरी है उनकी। देखो, अगर आप टोटली मैडम किरण चौधरी की राजनीति देखो, ये पूरी दुखों के आधारित राजनीति है। चौधरी सुरेंद्र सिंह की निधन के बाद उनको मौका मिला तो सामने आने का। उसके बाद चौधरी बंसीलाल की विरासत के नाम पे वो आंसू बहाते रहे। फिर बहुत सारे नाटक हुए हैं यार वहाँ पे। तो मैडम है ना बहुत फेमस है। और अब ऐसा कहने में आ रहा है कि अब जैसे तोसाम है, चौधरी धर्मवीर सिंह और मैडम किरण चौधरी की अंदर खाते राजनीतिक सेटिंग है। ये बात पुख्ता करती है कई सारी चीज़ों को। जैसे जो राजपूत समुदाय है, पिछली बार भी मैडम को रहा जा सकता था तो सामने, लेकिन धर्मवीर ने मदद नहीं करी जी। ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं। तो ये बात अब लोग समझने लगे हैं। मैडम की चौधरी बंसीलाल की जिस विरासत की बात वो करती है ना, वो विरासत तो पहले ही खत्म हो चुकी है जी। उनके वो बिहानी से जिता के दिखाए ना कांग्रेस के कैंडिडेट को। अगर चौधरी बंसीलाल नाम की कोई विरासत उन्होंने बचा रखी है तो बिहानी से कैंडिडेट जिता के दिखाओ, बारडा से जिता के दिखाओ, लोहारू से जिताओ, दादरी से जिताओ, तब माने दम, तब माने। एक सीट तो रह रही है यार, तोसाम चौधरी बंसीलाल की पसीना जाता है। मैडम किरण चौधरी जी ने सिकोड़ा है, सिमटाया है। अरे कहाँ पूरे बिहानी क्षेत्र की बात होती थी, कहाँ तोसाम में लपेट लिया। नहीं, तोसाम में भी पसीना आता जी। तोसाम जिस हिसाब के काम अभी वहां पे हो रहे हैं, मैं पसीना आएगा, मैं कह रहा हूँ। रावदान सिंह तोसाम से हार जाइयो, मैडम किरण चौधरी 2024 में चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला पे कोई बात ना हो, मजा नहीं आएगा हरियाणा की राजनीति में बात। मुझे लगता है आज उनको छोड़ देना चाहिए। कहता जी लो, सुनो एक तो बात कर लेते हैं, जी लो अपने। उन्होंने राम कुमार गौतम को मंत्री नहीं बना, बड़ी मत करो यार, उन पे बात ही ना करो ना, थोड़ी सी तो करांगे। ब्रिज शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, क्या ब्राह्मणों को खींच पाएंगे इससे अपनी तरफ? खास बात ये लोग मजाक में कह रहे हैं, पता नहीं आपको भी पता है कि नहीं, दर्शकों को भी शायद नहीं पता होगी। ब्रिज शर्मा हरियाणा के नहीं है। अच्छा, हाँ, कहाँ चल गए हैं। ओ उनके पिताजी आए थे NDRI में, तो उनको तो कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए भी हरियाणा का नहीं मिला। चलो ये तो गजब की बात कह दी है ना। चलो यहीं से इस बात का समाप्त करते हैं। आप अपने कमेंट्स लिखें जो धर्मेंद्र भाई ने जिस तरह से 10 सीटों का आकलन किया है, आपको क्या लगता है हरियाणा में किस सीट पर? एक बार कंक्लूजन कर लेते हैं। हाँ, जैसे 3 बीजेपी की जो सेफ मानी मतलब लग रहा है, एक तो होगी गुड़गांव, एक होगी करनाल, और एक होगी आपकी अम्बाला। ठीक है, लेकिन ये फाइट पे है अम्बाला, फाइट पे। आप एज में बीजेपी को मान। ओके। 3 कांग्रेस की, सोनीपत, रोहतक और सिरसा। ठीक है, और बाकी 4 बच गई। ये सीटें इन पे कड़े मुकाबले हैं। यानी कि हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, हाँ, और कुरुक्षेत्र। ठीक है, यहाँ 4 मुकाबले में। आपको क्या लगता है? आप अपने सभी दर्शक हैं जो कमेंट्स जरूर लिखें और बताएं कि कहाँ कौन जीत सकता है। और धर्मेंद्र भाई का जो चैनल है गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स, उस पर जरूर सहयोग समर्थन दें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। करमपाल भाई का चैनल है पड़ताल टीवी। ये पड़ताल टीवी का जो नाम है ये मैंने दिया था। मेरे पुराने साथी हैं, बिल्कुल घर तक चूल्हा तक दौड़ा इनकी भाई। बिल्कुल, मेरा वाला सब्सक्राइब करियो ना करियो कतई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। आप इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब। चलो वो किस्सा बता देते हैं। रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में और कवि सम्मेलन था। हिसार भिवानी से हरिकेश भाई आए हुए थे और धर्मेंद्र भाई थे और मैं बैठा हुआ था। तो चर्चाएं चल रही थी किस नाम से चैनल बनाया जाए, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में 20 साल काम किया, अखबार छोड़ दिया था। तो दोनों हरिकेश जी की और इनकी एक ही सलाह थी कि कुछ अच्छी सी पड़ताल करो, बड़ी ऐसी करो, है ना। तो इन दोनों ने फिर एक पड़ताल नाम दिया, पड़ताल टीवी का जन्म हुआ। 1,40,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई के 1 करोड़ सब्सक्राइबर है। नहीं, वो तो नहीं है। हमारा कोशिश ये थी कि हम इस चैनल के जरिए
अच्छी चीजें दे, बुरी चीजें ना दिखाएं कि कोई आदमी कल को हम इस दुनिया से तो उनको यार के गंद खिंडा रखा था, साफ सुथरी बातें करनी साफ चाहिए भाई। सुथरी देखो बातें करें, हम समाज में कचरा ना छोड़ के जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। आदमी है तो साफ सुथरा समाज छोड़ के जाएं, यस। बातों का भी और पर्यावरण का भी। और अखबार में रहे हैं, पॉलिटिकल का हमारा थोड़ा रुझान ज़्यादा था, इसलिए राजनीतिक बातें ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो यूथ की बातें हैं, मोटिवेशनल हैं, अच्छे लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, वो भी आपको लगातार पड़ताल टीवी पर देखने को मिलते रहेंगे। और विदेश के लेकर हम जो भाई हमारा आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है विदेश जाने का, उसके बहुत सारे वीडियो आपको पड़ताल टीवी में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में एक विदेश की वीडियो नाम से फोल्डर भी, वो भी आप देखें। और विशुद्ध राजनीति का चस्का है तो फिर गुरुकुल पॉलिटिक्स पे भी आ जाएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।